मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के जिस तरह से जो बिहेवियर उनका रहा, जिस तरह से जो झगड़े के बाद उन्होंने रिएक्ट किया, तो क्या समझा जाए कि ये क्लियर इंडिकेशन था मुस्लिम वोटर्स के बीच की लड़ाई में उबैदुर रहमान नहीं है। यानी अगर लड़ाई में पक्ष लेना है तो काजी निजामुद्दीन को मजबूत किया जाए। क्या ये उनका दाव कामयाब रहा है, या फिर जिस अंदाज में करतार सिंह भड़ाना ने चुनाव लड़ा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, और कांग्रेस का, विपक्ष का तो आरोप है कि मंगलौर में लोकतंत्र की हत्या की गई है, लोकतंत्र का अपहरण किया गया है, और वहां सत्ताधारी दल ने जीत के लिए साम दाम दंड भेद यानी हर वो औजार, हर वो तर्कश का तीर इस्तेमाल किया है जिसके जरिए किसी भी कीमत पर करतार सिंह भड़ाना को जीत दिलाई जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? दोस्तों नमस्कार, तनिक हुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स में आज बात मंगलौर और बद्रीनाथ की। आप जानते हैं कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में यानी दोनों सीटों पर जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग ने एक तरह से फिर से निराश किया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो जिस मंगलौर सीट पर 75% के पार वोटिंग चली गई थी, इस बार वहां वोटिंग, जबकि मौसम भी ठीक ठाक था, उसके बावजूद क्या वजह है कि वोटिंग 70% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। जब कांग्रेस के लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कई ऐसे इलाके थे जहां पर मुस्लिम वोटर और दूसरे उनके जो वोटर थे उनको वोट डालने के लिए जो पोलिंग स्टेशन था उसके कैंपस में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब बद्रीनाथ में भी वोटिंग परसेंटेज है वो 12-14% कम होता है 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में, तो इसे क्या समझा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को उस तरह से लामबंद, उस तरह से पोलिंग स्टेशन तक खींचने में नाकाम रही, या फिर जिस अंदाज में बद्रीनाथ में वोटिंग हुई, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी महेंद्र भट्ट को लेकर के जब वो चुनावी लड़ाई लड़ते थे राजेंद्र भंडारी के खिलाफ, उनके पक्ष में जिस तरह से लामबंद होकर के ताकत झोंकती दिखाई देती थी, वैसा क्यों राजेंद्र भंडारी के पक्ष में नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी रणनीतिकारों के अपने दावे हैं कि मंगलौर में और बद्रीनाथ में दोनों ही सीटों पर सत्ताधारी दल को बड़े अंतर से जीत मिलने वाली है। कम से कम हमने सुना है कि जिस अंदाज में महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि दोनों ही सीटों पर हम जीत करेंगे, बद्रीनाथ में जीतेंगे और मंगलौर में भी जीत करके नया इतिहास रचेंगे, जो पिछले 5 विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ है वो करके दिखाएंगे। तो बात पहले मंगलौर से ही शुरू करते हैं। ऐसा क्या हुआ जिस तरह से लिबर हेडी में जो बवाल मचता है वोटर्स को लेकर के, वहां जब कांग्रेस पक्ष के को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह प्रत्याशित था कि लिबर हेडी की तरफ हरीश रावत भी आगे बढ़ रहे हैं, वहां प्रीतम सिंह भी नजर आ रहे हैं उसी मंच पे, यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष भी नजर आ रहे हैं उसी मंच पर, करण महारा भी वहां नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मंगलौर में दिखाई दिया वो तस्वीर बताती है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है या हारती है ये 13 जुलाई को तय होगा। लेकिन ये राहुल गांधी का साफ मैसेज था, या फिर जिस अंदाज में राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, क्या वहां से इशारा पाकर के तमाम जो गुटबाज कांग्रेस के नेता थे जो अक्सर एक मंच पर दिखाई देते नहीं थे और बचने की कोशिश करते रहते थे, वो सब नेता जिस तरह से मंगलौर में मोर्चा संभाले हुए नजर आए हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम एक राहत की और सुखद तस्वीर हो सकती है, जब उसी मंच पर हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण महारा, यशपाल आर्य और जो भी नेता थे वो सब एक तरह से लगातार काजी निजामुद्दीन के पक्ष में खड़े थे। और जिस अंदाज में काजी निजामुद्दीन ने जो दावा किया कि बहुत सारी वहाँ पे हवाई फायर, बहुत सारी हिंसा हुई, उसको पुलिस ने एक तरह से उसका खंडन जरूर किया है। लेकिन लोगों के बीच ये सवाल है कि इस चुनाव में किस अंदाज में करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर में चुनाव लड़ा है। अगर इस चुनाव को भी बीजेपी नहीं जीत पाती है, क्योंकि कांग्रेस अपने स्तर पर, चूंकि वो प्रतिपक्ष है, इसलिए वो आरोप लगाएगा कि साम दाम दंड भेद
हर हथियार सत्ताधारी दल ने करतार सिंह भड़ाना की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगाया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जानकार हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं हरिद्वार जिले में, जिन्होंने मंगलौर में उस उपचुनाव की पूरी कैंपेनिंग को और फिर उसके बाद की जो वोटिंग है उसको देखा है, उनका भी ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ताकत बीजेपी ने यहाँ लगाई है, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना खुद बहुत मजबूत साधन संपन्न नेता हैं और उन पर लगातार उत्तराखंड में ये आरोप लगता रहा कि वो बाहरी प्रत्याशी बाहर से ला करके आयातित नेता हैं। ये बहस चलती रही, लेकिन मंगलौर में इसका बहुत असर वहाँ के जो जानकार मानते दिखाई नहीं दिया और वहाँ एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी के पास यहाँ चुनाव जीतने का ये बहुत अच्छा मौका है कि जब कैंडिडेट बहुत मजबूत है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी के भीतर जिस अंदाज में करतार सिंह भड़ाना के मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर के प्रभारी और तमाम दिग्गज दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या हरिद्वार की पॉलिटिक्स में जो वहां के तमाम क्षत्रप हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, वो करतार सिंह भड़ाना को स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये भी लगातार इस पूरे कैंपेन के दौरान ये चर्चा भी चलती रही कि करतार सिंह भड़ाना को चुनाव जीत अगर वो जाते हैं तो क्या उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। यानी इस तरह से जब ये चर्चा चलती रही तो कितने बीजेपी के हरिद्वार जिले के नेता थे जो खुद को सहज रख पा रहे होंगे, ये अपने आप में बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर वो सवाल है जिस पर इस वक्त चर्चा चल रही है। तो क्या माना जाए कि क्या काजी निजामुद्दीन ने जिस अंदाज में जो कल वहाँ जो हिंसा हुई, जो उपद्रव, जो बवाल हुआ, उसको इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की इमोशनल कार्ड, आप जानते हैं कि जब भारत में जो वोटिंग का जो पैटर्न होता है उसमें जब कोई कैंडिडेट इस तरह से रोते हुए दिखाई देता है और ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि उनको परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, प्रशासन भी उन पर तानाशाही कर रहा है, सत्ताधारी दल उन पर तानाशाही कर रहा है, तब उसको कहीं न कहीं वोटर्स की सहानुभूति मिलते हुए देखी गई है। तो क्या ये दाँव काज़ी निज़ामुद्दीन की मदद करेगा? क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स थे उनका ये भी कहना था कि लगातार भले ही कांग्रेस और बीजेपी की मंगलौर में आमने-सामने की लड़ाई दिखाई जाती रही हो, लेकिन बीएसपी के जो कैंडिडेट उबैदुर रहमान थे, जिस तरह उनका अपने बिरादरी का वोट बैंक है और जो बीएसपी का काडर वोट बैंक है, वो उनको मजबूत ताकत देता रहा है। और यहाँ तक भी कुछ लोगों ने, एक दो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने कहा कि शुरू-शुरू में ऐसा भी लग रहा था कहीं काजी निजामुद्दीन इस लड़ाई में तीसरे पायदान पर तो नहीं है, क्योंकि जो उबैदुर रहमान का जो पक्का वोट बैंक था या जो बीएसपी का पक्का काडर का वोट बैंक था, वो लगातार ऐसा माना जा रहा था कि हाजी सरबत करीम अंसारी के जाने के बाद उनके बेटे के पक्ष में दिखाई दे रहा था। तो क्या यही चिंता काजी निजामुद्दीन को थी और इसीलिए जब यहाँ पर लिबरहेड़ी में जो उपद्रव बवाल हुआ उसके बाद वो खुद घायलों को अपनी गाड़ी से लेकर के आते हैं, जो सोशल मीडिया में उनका जो वीडियो वायरल होता है उसके जरिए क्या यही उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो मुस्लिम वोटर खास तौर पर है या जो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने वाला जो वोटर है, उसको ये मैसेज दिया जाए कि वो अपने वोट को खराब न करें, वो कंसोलिडेट कांग्रेस के पक्ष में हो। क्योंकि वहाँ जिस अंदाज में हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण मारा सारे दिग्गज जुटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्हें सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है, सहारनपुर से सांसद है कांग्रेस के इमरान मसूद, वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी वहां पहुंचते हैं। तो क्या समझा जाए कि इसका फायदा काजी निजामुद्दीन को मिल रहा है? यही बेचैनी बीजेपी के भीतर भी देखी गई, क्योंकि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भागता है और शिकायत करता है कि जिस तरह के वहाँ दावे काजी निजामुद्दीन किए हैं वो दावे सही नहीं है। इस लिहाज से कहीं न कहीं बीजेपी को चिंता है कि क्या काजी निजामुद्दीन ने, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी यही थी कि अगर बीएसपी में और कांग्रेस में जो मुस्लिम वोटर है वो बढ़ जाता है तो अच्छा खासा हिंदू वोटर करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में आएगा। और इस तरह से बीजेपी जो 5 चुनाव में जो 24 साल में नहीं कर पाई है वो इस सीट पर कर सकती है। तो क्या जो काजी निजामुद्दीन का कल का दाव था, वोटिंग के दिन का दाव था, वो बीजेपी पर भारी पड़ेगा? या जिस अंदाज में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव होना चाहिए, लिबरहेड़ी में दोबारा चुनाव होना चाहिए, वोटर्स को प्रभावित किया गया, वोटर्स को घरों से नहीं निकलने दिया गया, रामपुर के अंदाज में जैसा उपचुनाव रामपुर में हुआ था उस अंदाज में हालात बनाने की कोशिश की, ये कांग्रेस के आरोप है। क्या इन आरोपों में दम है? लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मंगलौर में बेहद कांटे का मुकाबला हुआ है और अपनी तरीके से पूरी ताकत वहां पर झोंकी है बीजेपी ने। खासतौर पर करतार सिंह भड़ाना ने पूरी ताकत, सारे घोड़े खोल दिए हैं
उसके बाद नतीजा किस करवट बैठता है इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन बद्रीनाथ की लड़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देती है, क्योंकि बद्रीनाथ में भी बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को, आयातित प्रत्याशी को मौका दिया था। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, वो इस्तीफा देते हैं, फिर वहां उपचुनाव होता है। लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस ने लखपत बुटोला को आगे किया और फिर गणेश गोदियाल से लेकर के पूरी कांग्रेस कैंपेन के मोर्चे पर वहां नजर आई, बारी बारी से हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण मारा, प्रीतम सिंह, यानी कांग्रेस के पूरे दिग्गज वहां पर मोर्चा संभाले हुए नजर आए। ये इंडिकेट करता है कि इन दो उपचुनाव के बहाने कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा झटका लगा था और कांग्रेस नेताओं पर गुटबाजी के जो आरोप लग रहे थे, उसके बाद जो आक्रामक शैली में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजनीति करते नजर आए, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बद्रीनाथ सीट पर भी बहुत ज्यादा ताकत झोंकी है। और कुछ बीजेपी के जानकार तो यहां तक मानते हैं कि चुनाव बेहद कांटे का हो गया है। और भले यार अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन पहले हुई वोटिंग में, 19 अप्रैल की वोटिंग में भले 8,500 के आसपास वोटों की लीड मिल गई, लेकिन तब जानकार मानते हैं कि तब अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाला जा रहा था। तब पूरी बीजेपी एकजुट होकर के कमल के फूल की जीत की रणनीति पर कोशिश कर रही थी, पसीना बहा रही थी। लेकिन कुछ जानकार, बीजेपी के जानकार, ये मानते हैं कि वैसी लड़ाई बीजेपी के भीतर राजेंद्र भंडारी को लेकर के दिखाई नहीं दी है, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं हुई है। जिस तरह से राजेंद्र भंडारी के ऑडियो वायरल हुए थे, एक ऑडियो में जिस तरह से कथित तौर पर वो ब्राह्मण ठाकुर पॉलिटिक्स को लेकर के अपने विचार रखते हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि क्या ब्राह्मण वोटर्स के भीतर भी कोई नाराजगी, कोई असंतोष, कोई गुस्सा हो सकता है। इसकी चिंता भी जो बीजेपी का थिंक टैंक है अब वोटिंग होने के बाद मान रहा है, क्योंकि वोटिंग बहुत ज्यादा कम हुई है। और कम वोटिंग का मतलब क्या समझ जाए कि वो बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में, इस पर चर्चा, इस पर आकलन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही विधानसभा सीटों पर बहुत कांटे का मुकाबला हुआ है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत के मायने क्या हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत के मायने क्या हैं। और आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस के लिए इस जीत के मायने क्या है, और उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए अगर वो ये चुनाव हारती है तो ये हार के मायने कितने क्या हो सकते हैं, कितने चुनौतीपूर्ण, कितने कठिन हो सकते हैं, ये समझा जा सकता है। लेकिन बेहद दिलचस्प रही है दोनों विधानसभा सीटों पर जो चुनावी लड़ाई है। और खास तौर पर नजरें रहेंगी क्या मंगलौर में बीजेपी वो कर पाएगी जो अब तक नहीं कर पाई थी। क्या करतार सिंह भड़ाना बीजेपी को मंगलौर जीत कर दे पाएंगे। एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने यहां तक कहा कि अगर अब भी बीजेपी मंगलौर नहीं जीत पाती है तो वो फिर अगले 24 साल भी मंगलौर नहीं जीत पाएगी। तो एक ऑब्जर्वर ने यह भी कहा कि बद्रीनाथ में शुरू में लखपत बुटोला को बहुत हल्के में कांग्रेस के लोग भी ले रहे थे, बीजेपी के लोग तो, राजेंद्र भंडारी की टीम तो ले ही रही थी। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल, लखपत बुटोला और पूरी कांग्रेस ने मत ताकत झोंकी है और लगातार राजेंद्र भंडारी पर दल बदलू का टैग लगाया गया है, इसके बाद चुनाव वहां फंस गया है और हार जीत वहां 1,000-2,000 के भीतर होने वाली है। यानी बेहद दिलचस्प रहेंगे 13 जुलाई के नतीजे। द न्यूज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।